मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको उष्मा के बारे में बताया था, उष्मा को कैसे मापते हैं। आज मैं उष्मा का कैसे स्थानांतरण होता है ये मैं बताऊंगी और उष्मा की क्या प्रकृति है। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि उष्मा का स्थानांतरण मतलब कि उष्मा जो है प्रसारित कैसे होती है। वह 3 तरीके से होता है। एक है चालन, दूसरा है विकिरण और तीसरा है संवहन। चालन मतलब क्या है? चालन का मतलब होता है कि जब भी उष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे की ओर बहती है या चलती है तो उसको हम चालन कहते हैं। यह हमेशा ठोस वस्तुओं में होता है। इसके बाद है संवहन। संवहन जब भी हवा जो है गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है तो उसके चारों तरफ की हवा जो है उसका स्थान लेने के लिए वहां पर आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम संवहन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत पानी को भी हम गर्म करते हैं। जैसे हम अंगीठी पे कोई बर्तन चढ़ाते हैं तो पहले वो पानी का बीच वाला हिस्सा जो है वह गर्म होता है। यह जब गर्म होकर के ऊपर आता है तो इसके अगल बगल का जो पानी है वह फिर उसके स्थान पे आ जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा पूरे बर्तन का पानी गर्म हो जाता है। इसी को हम संवहन कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे क्या होता है। समुद्र के किनारे जो घर होते हैं उसमें दिन के वक्त बहुत अच्छी हवा चलती है। वह अच्छी हवा कहाँ से आती है? वह समुद्र से आती है। कैसे आती है? क्योंकि जो स्थल पर गर्मी होती है उसकी वहाँ की हवा जब ऊपर की ओर उठती है तो उस हवा का स्थान घेरने के लिए समुद्र से हवा चलती है स्थल की ओर और इसके कारण जो है समुद्र के किनारे काफ़ी अच्छी हवा लगती है। तो जो समुद्र से हवा स्थल की ओर चलती है इसको हम समुद्री समीर कहते हैं। इसके बाद इसके ठीक विपरीत रात में होता है। रात्रि के समय क्या होता है कि समुद्र का पानी जो है वह गर्म होता है और वह काफ़ी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब वह समुद्र का पानी गर्म होता है तो वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और इस वक्त जो है वह स्थल की तरफ से हवा जो है वह समुद्र की ओर चलती है। यहाँ से हवा जो है वह समुद्र की ओर चलती है तो इसको हम थल समीर कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने एरो से इसको दिखाया है, ये थल समीर है। ये थल मतलब कि जमीन की तरफ से हवा समुद्र की ओर चल रही है और यह जो है यह रात्रि में होता है। तो दिन में जो है वह समुद्री समीर बहता है और रात में जो है वह थल समीर है। तो इसी के कारण जो है समुद्र के किनारे काफ़ी अच्छी हवा लगती है दिन के समय। यह एक संवहन का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद हम आ जाते हैं विकिरण। तीसरा है विकिरण। विकिरण में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है वह विकिरण के द्वारा ही पहुंचता है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम अंगीठी जलाते हैं, उसके बगल में बैठ जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। वहाँ पर कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो विकिरण के द्वारा जो है उष्मा जो है वह हमारे तक पहुँचती है बिना किसी माध्यम के। इसी में आ जाइए कि यह जो उष्मा विकिरित होती है यह अवशोषित भी होती है। तो गर्म प्रदेशों में जो घर होते हैं उसका बाहरी पेंट जो है वो उजले रंग से कराया जाता है क्योंकि यह उजला रंग जो है वह उष्मा को परावर्तित कर देता है। लेकिन इसी तरह से जाड़े में क्या होता है कि जाड़े में हम रंगीन कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं क्योंकि यह जो है उष्मा को अवशोषित कर लेता है और हमें गर्मी का एहसास दिलाता है। इसके विपरीत जब गर्मी का मौसम होता है तो हम उजले वस्त्र पहनते हैं क्योंकि उजला वस्त्र जो है वह उष्मा को परावर्तित कर देता है। तो यह उष्मा का यह प्रकृति है, यह उसका गुण है कि वह इसमें ये सारे गुण होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, थोड़ा सा है उष्मा चालक और उष्मा रोधी क्या है। उष्मा चालक का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे कि होकर उष्मा आराम से प्रवाहित हो जाती है। इसमें सभी ठोस जो कि हमारे धातु हैं वो आ जाते हैं, ये सभी उष्मा चालक होते हैं। दूसरा है उष्मा रोधी। उष्मा रोधी मतलब जो पदार्थ अपने होकर के उष्मा को प्रसारित नहीं होने देता है वह उष्मा रोधी होता है। इसमें आपको लकड़ी है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, रबर है इत्यादि। तो ये सारे आपने जान लिए कि उष्मा की प्रकृति क्या है, फिर उसका स्थानांतरण कैसे होता है।
इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नए शब्द लिख दिए हैं मैंने। इसका आप लोग इंग्लिश में इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। पहला है सेल्सियस स्केल, जो मैंने इससे पहले बताया था कि ऊष्मा की इकाई है सेल्सियस स्केल। फिर है चालन, चालन को इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। विकिरण, विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। ताप यानी कि टेम्परेचर। संवहन कन्वेक्शन। कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर, और एक सुचालक होता है यानी कि गुड कंडक्टर। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और आप ये नए शब्द को याद कर लेंगे और इसको आप लोग एक बार अच्छे से इसको आप लोग पढ़ लेंगे। थैंक यू।